तो आइए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th साइंस का 6th चैप्टर, दैट इज द चैप्टर नंबर 6, दैट इज अ लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस, हम सभी जानते हैं कि वी ऑल आर लिविंग बीइंग, और हम जो लिविंग बीइंग है हमारे बॉडी में रेगुलर कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है, और उसी प्रोसेस के कारण ही मैं बोल पा रहा हूं एंड यू आर एबल टू वॉच दिस वीडियो एंड लिसन दिस वीडियो। सर्टेनली जब भी हम लोग बातें करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बैकग्राउंड में हमारे बॉडी में सेलुलर लेवल पर कुछ ना कुछ केमिकल चेंज जरूर हो रहे होते हैं। तो वो केमिकल चेंज किस तरीके से ग्रॉस लेवल पर एक्शन के फॉर्म में हमें दिखते हैं या हमारी बॉडी कोई एक्शन परफॉर्म करती है, तो ये जो सारी जो चीजें हैं जो कि बैकग्राउंड में हमारे बॉडी के अंदर चल रही है, केवल हमारी बॉडी के अंदर ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, उन प्रोसेसेस को हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। पर हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर को थॉरोली स्टडी करें उसके पहले थोड़ा सा हम लोग क्लास 9 की कुछ चीजें हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे। क्लास 9 की कुछ चीजें हमें रिवाइज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 9th में जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ी थी तो वहां पर आप पहली बार बायोलॉजी एज ए सेगमेंट या एज ए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप वहां पे डिफरेंशिएट करके पढ़ पा रहे थे, जिसमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स थे जो आप पहली बार पढ़ रहे होगे, पहली बार सुन रहे होगे। उनमें से बहुत सारे ऐसे टर्म्स होंगे जिनका मीनिंग आपको एग्जैक्ट उस समय समझ में आ गया होगा, कुछ के मीनिंग अभी भी क्लियर नहीं होंगे। तो इसीलिए आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के पहले 9th क्लास की कुछ बेसिक चीजें। हालांकि ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बहुत ही ब्रीफ और कम समय में हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, लेकिन इन्हें रिवाइज करना बहुत जरूरी है ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि आप सभी का जो पर्पस है उससे हम लोग अच्छी तरह वाकिफ है, क्योंकि आप सभी चाहते हैं कि 10th में आपके अच्छे मार्क्स आए, है ना। तो 10th में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हमें 10th की थॉरोली स्टडी करना है, और इसी थॉरोली स्टडी का एक पार्ट है 9th क्लास के बायोलॉजी का रिवीजन। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे 9th क्लास की बायोलॉजी के कुछ बेसिक की पॉइंट से। तो जो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, दैट लाइफ प्रोसेस चैप्टर कम्स अंडर अ सब्जेक्ट वी कॉल इट अ साइंस, वी कॉल इट अ साइंस। तो यदि मैं आपसे कहूं कि आप साइंस को अपने वर्ड्स में डिफाइन करने की कोशिश कीजिए, यदि आप साइंस जो सब्जेक्ट है उसे अपने वर्ड में डिफाइन करेंगे, तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो साइंस की n नंबर ऑफ डेफिनेशन हो सकती है, क्योंकि हर साइंटिस्ट साइंस को अपने तरीके से डिफाइन करेगा। लेकिन ओवरऑल यदि हम साइंस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो साइंस सब्जेक्ट में 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और वो 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है, द फर्स्ट इज अ ऑब्जर्वेशन, द फर्स्ट इज अ ऑब्जर्वेशन, द सेकेंड इज एक्सपेरिमेंटेशन, the second is experimentation, and third is conclusion और ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूजन, ये तीनों हमेशा कैसे होने चाहिए? रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। है ना। तो शायद अभी आप लोगों को ये सब सुनने में थोड़ा सा
कठिन लग रहा होगा, टफ लग रहा होगा कि यार ये सर क्या पढ़ाने लग गए, हम तो साइंस पढ़ रहे थे और ये इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स क्यों सर अभी हमें पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको यकीन मानिए, ये तीनों जो चीजें हैं, ऑल दिस 3 पॉइंट्स मेक्स अ साइंस, और आप ये तीनों चीजें रेगुलर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैं कह रहा हूं, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑब्जर्विंग मी by watching on your device. It may be TV, it may be laptop, it may be your notepad, either on a internet or YouTube or app. So आप क्या कर रहे हैं, मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं। और डे टू डे लाइफ में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि यदि कोई भी इंसिडेंस हो रहा है तो देन व्हाट वी डू, वी ऑब्जर्व इट। देन सेकेंड इज अ एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन में भी हम डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं, कई बार इनडायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करते हैं। कि सपोज जैसे ही आपने अपने घर का फ्रिज खोला, आप स्कूल से आए और जैसे आपने अपने घर का किचन में जो फ्रिज है उसको खोला, और सपोज जैसे ही आपने खोला तो वहां से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आई, किसकी, केक की एक खुशबू आई, केक की फ्रेग्रेंस आई। और जब आप देखते हो तो शायद वहां पर किसी कंटेनर में क्या है, मम्मी ने आपको सरप्राइज देने के लिए केक बना के रखा हुआ है। तो देखने के तुरंत बाद व्हाट यू डिड, यू ऑब्जर्व इट। ऑब्जर्व करने के बाद में व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू ईट इट। आप उसे या तो मम्मी से पूछकर या चोरी छुपे, और सच को वो चोरी छुपे फ्रिज में से खाना निकाल के खाने का जो मजा है ना, वो पूछ के खाने में नहीं है ना, बचपन में खासकर। और आपने भी कई बार किया, मैंने भी कई बार किया, और आपने भी ऐसा किया होगा कि मम्मा जिस चीज के लिए मना कर रही है उस चीज के लिए हम लोग कबर्ड्स खोल कर, चाहे उसमें से टॉफी हो या जो भी व्हाटएवर कोल्ड ड्रिंक हो, हम चोरी छुपे पीने की कोशिश करते हैं। और जब हमसे पूछा जाता कि ये किसने पिया या किसने खाया, तो वी जस्ट बिकम व्हाट, हम अनजान बन जाते हैं, नहीं हमें तो नहीं पता, शायद छोटी बहन या छोटे भाई ने खाया या पिया होगा। सो आपने उस केक को काट के उसमें से छोटा सा पीस आपने खाया, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्सपेरिमेंटिंग इट। क्यों? क्योंकि जो आपको एक्सपेरिमेंट करने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, कि यदि खुशबू अच्छी है तो आपको यकीन है कि ये इसका स्वाद भी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो उसके लिए व्हाट यू डिड, आपने उसको टेस्ट किया। सो हियर टेस्टिंग इज व्हाट यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन। और एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में देन यू कैम टू अ कंक्लूजन कि हां ये केक बहुत अच्छा बना है, या केक का स्वाद उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा इसकी फ्रेग्रेंस थी, इसका जो टेस्ट है दैट इज नॉट रिच एज यू वर एक्सपेक्टिंग। सो आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उसके बाद में क्या किया, आपने कंक्लूड किया कि यस दिस केक इज सुपर्ब, दिस कैंडी इज सुपर्ब एंड दिस इज नॉट। ओके, तो यदि वो केक बहुत अच्छा है तो देन आपने मम्मा को बोला, वाओ मम्मा आज तो मजा आ गया क्योंकि केक बहुत अच्छा बना हुआ है। सो व्हाट विल मम्मा ट्राई नेक्स्ट टाइम, शी विल ट्राई टू मेक इट व्हाट, केक अगेन, कीपिंग ऑल द कंपोजिशन कांस्टेंट। मम्मा क्या करेगी, मम्मा फिर से अगली बार जब भी उन्हें मौका मिलता है, मम्मा क्या करेगी, फिर से केक बनाने की कोशिश करेगी, और उस केक में वैसे ही सारे ही इंग्रेडिएंट का जो कंपोजिशन है, जो भी उसके इंग्रेडिएंट है, उसको कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि केक का फ्लेवर वैसा ही रहे, केक का टेस्ट वैसा ही रहे, केक का अपीयरेंस वैसा ही रहे, और आपको खाने में उतना ही मजा आए जितना कि पहली बार मजा आया था। तो यदि ये सारी चीजें वैसे ही हो रही है तो देन ओनली वी कॉल इट अ रिप्रोड्यूसेबल। ओके, किसी भी चीज को रिप्रोड्यूसेबल हम लोग कब कहते हैं, जब वो क्या हो, बार बार एक जैसी हो। और जो चीज रिप्रोड्यूसेबल होती है दैट कम्स अंडर अ सब्जेक्ट साइंस, है ना। यदि रिप्रोड्यूसिबिलिटी की यदि हम लोग बात करते हैं तो हमें पता है कि हम यह कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट एस्टेब्लिश बाय द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्लूजन दैट
सन राइजेस इन ईस्ट, है ना, कि ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूजन से ये फैक्ट हमारे सामने निकल कर आया है कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट से राइज होता है और इट सेट्स इन अ व्हाट, वेस्ट। और यदि आप गौर करो, ऑब्जर्व करो, तो आप देखोगे कि सन ईस्ट से तो राइज होता है, लेकिन आप देखोगे कि समर डेज में इट चेंज इट्स डायरेक्शन स्लाइटली as compared to direction in a winter days. तो it is also established by science कि सन समर में इस एंगल से राइज होगा, then gradually it change its angle and in winter days it will rise from this direction or this latitude or longitude. So, ये सब किस पे बेस्ड है? ये सब बेस्ड है साइंस पर साइंस ने इसको कैसे कंक्लूड किया? बाय ऑब्जर्विंग, बाय एक्सपेरिमेंटेशन एंड बाय कंक्लूजन, एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट साइंस एस्टेब्लिशेस द फैक्ट इफ इट इज अ रिप्रोड्यूसेबल इन अ सर्टेन कंडीशन और इन अ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस। तो इस तरीके से ये साइंस की को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जो अभी मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं वो आपको सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे मेरे साथ इस चैप्टर के साथ में जैसे जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो आप यकीन मानिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लोग डे टू डे लाइफ के जो एग्जाम्पल्स है उससे हम लोग साइंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने साइंस के बारे में देखा, तो हम कह सकते हैं कि साइंस क्या है? साइंस इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विथ ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। किसके बारे में? सराउंडिंग्स के बारे में। जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, इन सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है उसको हमें ऑब्जर्व करना है, इफ पॉसिबल तो उसके एक्सपेरिमेंटेशन करने हैं और इस एक्सपेरिमेंटेशन के बाद में हमें कंक्लूड करना है। तो जो साइंस है इट डील्स विथ ऑल दीज थ्री टर्म्स, द ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। अब यदि हम साइंस की बात कर रहे हैं तो साइंस को डिफरेंट ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जो साइंस है उसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, n नंबर ऑफ ब्रांच, सब ब्रांचेस, और वो और ज्यादा स्पेसिफाई होते हुए अब आप ये मान के चलिए कि द साइंस हैज बिकम अ जस्ट लाइक अ मेन रूट ऑफ अ बनियान ट्री। जो बनियान ट्री है उसका जो मेन ट्रंक यदि आप देखेंगे तो मेन ट्रंक इज साइंस। और आपने कोई बहुत पुराना और बड़ा सा लार्ज वट वृक्ष या बरगद का पेड़ या बनियान ट्री देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस फैल जाती है और जो सब्सिडरी या जो सपोर्टिंग रूट्स होती है वो भी मर्ज आउट हो जाती है। सिमिलरली इट इज देयर विद द साइंस। जो साइंस है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है, बट यहां पर यदि हम क्लास 10th पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि जो साइंस जो है, साइंस को हम लोग ब्रॉडली 3 सब पार्ट या सब सब्जेक्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं यहां पर, या साइंस को हम लोग मेजर 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। द फर्स्ट इज अ केमिस्ट्री, the first is a chemistry, the second is a physics, the second is a physics, and the third is a biology, the third is a biology, है ना। तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में हम लोग यहाँ पे साइंस को अभी क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। अब केमिस्ट्री के बारे में यदि हम लोग कहें तो नो डाउट जब हम लोग केमिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ा है तो वहां पे हमने केमिस्ट्री के बारे में समझा है, तो आप बहुत अच्छे से यहां पर उसे कह सकते हो कि यदि मैं आपसे कहूं कि यू ट्राई टू डिफाइन अ केमिस्ट्री तो आप बहुत आसानी से आप कह दोगे ऐसा कि जो भी हो रहा है उसके पीछे के जो केमिकल रिएक्शंस है, केमिकल्स है, या आप इसको ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि in this subject, in chemistry, we try to understand the chemical nature or chemical behavior of any matter. हम क्या करते हैं केमिस्ट्री में कि जो भी मैटर है उस मैटर के केमिकल कंपोजिशन या केमिकल नेचर या केमिकल बिहेवियर के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री।
अब हम फिजिक्स की बात करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं क्या कि व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस इन विच वी स्टडी फिजिकल नेचर, फिजिकल बिहेवियर और फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ व्हाट? एनी मैटर। हम फिजिक्स में किसी भी मैटर के फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल नेचर की स्टडी करते हैं, है ना। अब यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो यही हमारा अभी मेन सब्जेक्ट है। तो आइए हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बायोलॉजी को डिफाइन करें और बायोलॉजी को समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से बायोलॉजी जो वर्ड है इसका क्या मीनिंग है और बायोलॉजी का जो डेवलपमेंट इस बेसिस पर या कैसे ग्रेजुअली धीरे धीरे बायोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं आगे बायोलॉजी, है ना। यदि हम बायोलॉजी की बात करें तो जो बायोलॉजी है, ये जो टर्म या ये जो वर्ड है, इसको यदि हम लोग बाइफरगेट करें तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट इज अ बायोस एंड सेकेंड वन इज अ लोगोस, है ना। और ग्रीक में जो बायोस है, बायोस का मतलब होता है लाइफ और लिविंग, और जो लोगोस है, लोगोस का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज, स्टडी या नॉलेज, है ना। तो इस तरीके से यदि हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ लिविंग्स या लिविंग थिंग्स। ओके, तो जो बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है, इस बायोलॉजी सब्जेक्ट का जो मीनिंग है वो है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स, उसे ही हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। तो यदि हम अपनी थोड़ी सा हिस्ट्री के बारे में यदि हम लोग पढ़े तो हमें पता चलेगा कि जैसे जैसे हम ह्यूमन इवॉल्व हो रहे थे, या हम कहें कि केवल हम ह्यूमन ही नहीं, नेचर में बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे या है वो सब भी ग्रेजुअली धीरे धीरे इवॉल्व हो रहे हैं, यानी उनका इवोल्यूशन और हम ह्यूमन का इवोल्यूशन साइमल्टेनियसली होता रहा। अब जब ह्यूमन इवॉल्व हुआ तो पहले हम जो ह्यूमन थे कैसे रहते थे? हम ह्यूमन स्कैटर्ड थे, फिर हम लोग ग्रुप्स में रहना चालू किए, ग्रुप्स, फैमिलीज, हम कह सकते हैं हम लोग फैमिलीज में रहना चालू किए। फैमिली एक बड़ा हम कह सकते हैं कि एक विलेज में कन्वर्ट हो गए। पहले जो नोमैडिक लाइफ थी अब वो धीरे धीरे कैसी हो गई? वो स्टैटिक हो गई, वो एक ही जगह पर रहना चालू हुए। फिर वहां पर उन्होंने फूड के लिए धीरे धीरे क्या करना चालू किया? फूड ऑब्टेन करने के लिए धीरे धीरे हार्वेस्टिंग चालू की। और इस तरीके से धीरे धीरे हम लोगों ने जो भी नेचर ने जो हमें दिया हुआ है या जो नेचर ने हमें जो प्रदान किया हुआ है उसका यूज हम लोग ग्रेजुअली करते आए और सीखते रहे। अब यदि हम इस पूरे कंटेक्स्ट में बायोलॉजी को यदि हम लोग सर्च करने की कोशिश करें तो ह्यूमन के इवोल्यूशन से लेकर अभी तक हर दिन हर समय बायोलॉजी हमारे साथ में रही है और बायोलॉजी भी इवॉल्व होते रही है। लेकिन यदि हम बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट या एज ए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो हम लोग एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते हैं कि बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट कब और कहां से इवॉल्व हुआ। लेकिन यदि हम अपने हिस्ट्री की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो हिस्ट्री में कुछ ऐसे माइलस्टोन है, कुछ ऐसी रिसर्च हुई है या कुछ ऐसे स्कॉलर्स हुए हैं जिन्होंने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन और कंक्लूजन के थ्रू
बायोलॉजी सब्जेक्ट में अपना बहुत बड़ा या बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्हीं जो स्कॉलर्स या साइंटिस्ट हम जिन्हें हम कह सकते हैं, इन्हीं स्कॉलर्स या इन्हीं साइंटिस्ट में से एक जो इंपॉर्टेंट नाम है वो है एरिस्टोटल, है ना। एरिस्टोटल हम सभी जानते हैं कि ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और न जाने क्या क्या, जो अप्रॉक्स 384 से लेकर 322 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट के समय थे। और इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले जितनी जो भी सराउंडिंग्स में जो जितने भी मैटर है, उस मैटर को इन्होंने सबसे पहले लिविंग और नॉन लिविंग में क्लासिफाई करने की कोशिश की। और इन्होंने और भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करने के साथ साथ उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन था उसको इन्होंने राइट डाउन भी किया, यानी डॉक्यूमेंटेशन भी किया। तो इसी कंट्रीब्यूशन के कारण जो एरिस्टोटल है, इन्हें हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी मानते हैं, है ना। तो ये हमें याद रखना, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हु इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ बायोलॉजी। तो हमें याद रखना है कि जो एरिस्टोटल है, ही इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या है उसको थोड़ी देर बाद हम लोग समझ रहे हैं, ना। तो ये हमें याद रखना कि जो एरिस्टोटल है, ही इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ बायोलॉजी एंड द फादर ऑफ जूलॉजी। इन्हीं के बाद में एक और फिलोसफर थे जिनका नाम था थियोफ्रास्टस। ये जो थियोफ्रास्टस थे, इन्होंने प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया। इनका जो रिसर्च का जो एरिया था, या जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का जो एरिया था, वो प्लांट्स थे। तो इन्होंने प्लांट्स और प्लांट्स के जो बायोलॉजी है, द बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स के ऊपर इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। इसीलिए थियोफ्रास्टस इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ बॉटनी, ही इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ बॉटनी। एक और फिलोसफर कम साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हिपोक्रेट्स। और हिपोक्रेट्स का नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम ह्यूमन जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे थे, तो हम क्या कॉलोनीज और इन सब में हम लोगों ने रहना चालू किया, हमने हार्वेस्टिंग चालू की, हमने फूड जो है क्रॉप्स के फॉर्म में उगाना चालू किया। इसके अलावा कहीं ना कहीं जो है जो शिकार भी करते थे, और इस तरीके से हमारी लाइफ धीरे धीरे इवॉल्व होते रही। पर इन सब के साथ में हमेशा से जो है ह्यूमन वो बीमार भी पड़ते रहा, यानी सिक भी होते रहे और डिजीज कंडीशन भी हमेशा बनी रही। तो ह्यूमन के डिजीज या इलनेस या सिकनेस की स्टडी करके उन्हें ठीक करने का जो काम जो है, या जो डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में या इल या सिक पीपल की स्टडी करने का जो काम है, वो किया था हिपोक्रेट्स ने। यानी हम बहुत ही सरल शब्दों में यदि हम लोग कहें तो हम कह सकते हैं कि जो मेडिसिन का यूज करके बीमारी को दूर करने का जो क्रेडिट है, दैट गोज टू अ हिपोक्रेट्स। दैट्स व्हाई हिपोक्रेट्स इज कंसिडर्ड टू बी अ फादर ऑफ मेडिसिन, द फादर ऑफ मेडिसिन। और आप में से जो लोगों को बायोलॉजी सब्जेक्ट पसंद है, मैं जानता हूं कि आप 11th में भी बायोलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करोगे, पीसीबी आप ऑप्ट करोगे। और जो भी पीसीबी ऑप्ट करता है, उसका जो पहला जो उद्देश्य होता है वो होता है कि किसी तरीके से मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करें और हम एमबीबीएस डॉक्टर बने।
और जब आप एमबीबीएस डॉक्टर बनोगे तो जब आप वहां से पास आउट होते हो तो पास आउट होने के पहले एक ओथ पढ़ी जाती, दैट इज कॉल्ड द हिपोक्रेट्स ओथ। और वो जो हिपोक्रेट्स ओथ है एक प्रकार से हम जिसे हिंदी में शपथ कहते हैं, तो वो जो हिपोक्रेट्स ओथ है हर डॉक्टर को हिपोक्रेट्स ओथ पढ़नी होती है। तो ये हमें याद रखना है कि जो हिपोक्रेट्स है ही इज सपोज टू बी अ फादर ऑफ मेडिसिन। तो इस तरीके से यदि हम लोग देखें तो हमारे पास में यदि हम बायोलॉजी की हिस्ट्री की यदि हम लोग बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हमारे पास में हो सकती है, वेरियस साइंटिस्ट, वेरियस फिलोसफर या वेरियस जो इस तरीके के लोग जिन्होंने बायोलॉजी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। बट यहां पर हम लोग कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या समरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमें याद रखना है कि ऐसा यदि हम लोग देखें तो बायोलॉजी जो है इसकी शुरुआत एज ए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कब हुई इसके बारे में कोई भी सही नहीं कह सकता है, लेकिन जो हमारे पास में डॉक्यूमेंट अवेलेबल है हमारे का मतलब नॉट ओनली इन इंडिया बट यदि हम थ्रू आउट वर्ल्ड की यदि हम लोग बात करें साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये माना जाता है कि जो बायोलॉजी एज ए सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करने, उनका क्लासिफिकेशन करने का जो क्रेडिट है दैट गोज टू एरिस्टोटल, or that's why we call him a father of biology or the father of zoology. Then Theophrist, that is considered to be a father of botany, and the Hippocrates is considered to be a father of medicine. तो जो मैं आपको थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जूलॉजी और बॉटनी में क्या डिफरेंस है, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही इजी डिफरेंस है। क्या कि द स्टडी ऑफ प्लांट, जो प्लांट है केवल प्लांट की जो बायोलॉजी होती है उसे हम लोग कहते हैं बॉटनी, ओके और जो लिविंग एनिमल्स है अदर देन प्लांट है ना, जो एनिमल्स है उन एनिमल्स की जो स्टडी होती है उसे हम लोग कहते हैं जूलॉजी। सो दिस इज अ डिफरेंस, ओके। और जब आप 11th में बायोलॉजी आप लेते हो तो जो बायोलॉजी की कोई एक बुक ना होकर अक्सर वहां पर 2 बुक्स होती है, जिसमें से वन वुड बी अ जूलॉजी एंड अनदर वुड बी अ बॉटनी, है ना। तो इस तरीके से ये हमें याद रखना है। तो यहां पर अभी हम लोगों ने थोड़ा सा बायोलॉजी की हिस्ट्री को समझने की कोशिश की। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी के बारे में पढ़ा, लेकिन बायोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो माइलस्टोन माना जाता है वो माइलस्टोन है द डिस्कवरी ऑफ द सेल। क्योंकि हम जानते हैं कि इफ यू टॉक अबाउट द वी ह्यूमन आर मेड अप ऑफ द स्मॉल सेल्स। Not only we human but each and every living organism is made up of the small cells. But ये हमें पता कैसे चला? तो आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि रॉबर्ट हुक जो थे he was a discoverer of the cell। जो रॉबर्ट हुक है इन्होंने 1665 अप्रॉक्स में सबसे पहले सेल को रिपोर्ट किया। दैट्स व्हाई द रॉबर्ट हुक इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्कवरर ऑफ द सेल। इन्होंने कैसे डिस्कवर किया और उसको सेल नाम क्यों दिया इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा है कि व्हाट ही डिड, उन्होंने जो ग्लासेस है यानी जो लेंसेस है उन लेंसेस के कॉम्बिनेशन से उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया और उस सिंपल माइक्रोस्कोप से उन्होंने जब टेबल का जो टेबल यानी जो वुडन टेबल है जो वो की कॉर्क से बना होता है, जब उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया तो उन्होंने देखा कि जो कॉर्क है वो बहुत ही छोटे छोटे क्यूबिकल से मिलकर बना हुआ है। उन क्यूबिकल का जो शेप था वो हनी कॉम्ब जो है, हनी बी जो कॉम्ब है, हनी कॉम्ब है उसके शेप जैसा था और उसको उन्होंने नाम दिया था सेला या जैसे हम कहते हैं सेल। तो दैट्स व्हाई वी नो दैट द रॉबर्ट हुक इज अ डिस्कवरर ऑफ द व्हाट, द डिस्कवरर ऑफ द सेल। इनके बाद में एक और साइंटिस्ट थे लिवेनहॉक, एक और साइंटिस्ट थे लिवेनहॉक। Okay, the Leeuwenhoek is also a discoverer of the cell, but the difference is the Robert Hooke discovered the cell but the cell was a dead, and the first
live cell is discovered by the Leeuwenhoek। तो लीवेनहॉक जो है इन्होंने भी अपना जो माइक्रोस्कोप बनाया था उस सिंपल माइक्रोस्कोप के हेल्प से उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर की। तो यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यदि एमसीक्यूज में यदि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसमें क्या पूछा गया है। The discoverer of the cell, if the only it is asked that the who is a discoverer of the cell, then the answer would be the Robert Hooke. But if it is asked that the who is a discoverer of the living cell, then the answer would be the Leeuwenhoek, है ना। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक का जो रोल है वो बायोलॉजी में बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एज ए माइलस्टोन के तौर पर जो है इसे माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पहले यह माना जाता था कि यदि हम ह्यूमन है तो वी ह्यूमन आर इंटायर सिंगल बॉडी, बट सेल की डिस्कवरी के बाद में पता चला कि हम जो ह्यूमन है या हम ही नहीं और भी जो दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ऑर्गेनिज्म केवल और केवल सिंगल बॉडी न होकर दोज आर कंपोज्ड ऑफ द सिंगल सेल्स, फ्यू एनिमल्स एंड मेड अप ऑफ द मल्टीपल काइंड ऑफ द सेल्स। तो इसीलिए डिस्कवरी ऑफ जो सेल है वो बायोलॉजी के इवोल्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जाता है। तो इस तरीके से रॉबर्ट हुक और लीवेनहॉक इज कंसिडर्ड टू बी अ डिस्कवरर ऑफ द सेल। अब इसके बाद में जैसे ही साइंटिस्ट लोगों को पता चला कि हाँ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ भी होती है, देन व्हाट दे डिड, दे स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू काइंड ऑफ द माइक्रोस्कोप, मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप। और जब मोर पावरफुल माइक्रोस्कोप उन्होंने डेवलप करना चालू किए तो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म या जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ यानी जो सेल है, सेल की स्टडी होना चालू हुई। और जब सेल की जैसे जैसे स्टडी आगे बढ़ी वैसे वैसे न्यू फाइंडिंग्स साइंटिफिक वर्ल्ड में, रिसर्च जर्नल में पब्लिश होते रहे और पूरे वर्ल्ड को इसके बारे में यानी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ के बारे में पूरे वर्ल्ड को नई नई चीजें पता चलना चालू हो गया। तो इसी सीक्वेंस में यदि हम बात करें तो दो साइंटिस्ट थे, दोज आर स्लीडन एंड श्वान। इसका नाम आप लोगों ने क्लास 9th में जरूर पढ़ा है कि दो साइंटिस्ट थे स्लीडन एंड श्वान। द स्लीडन एंड श्वान जो है इन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च की, पर्टिकुलरली प्लांट, इनका जो मेन काम जो था वो प्लांट सेल पर था। तो इन्होंने 1835 में अपना जो भी रिसर्च था उसको उन्होंने क्या किया, कंक्लूड किया। क्योंकि मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि साइंस में 3 चीजें हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन एंड रिपीट। ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन, देन रिपीट, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड कंक्लूजन। तो इस तरीके से 1835 में जो स्लीडन एंड श्वान है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किए थे माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ लाइफ यानी सेल के ऊपर, पर्टिकुलरली प्लांट सेल के ऊपर, उनको उन्होंने समराइज किया और समराइज करके दे प्रपोज्ड सेल थ्योरी। उन्होंने क्या किया, सेल थ्योरी को प्रपोज किया। अब ये सेल थ्योरी क्या है ये भी हम लोगों ने क्लास 9th में डिटेल में पढ़ा है। अब उस सेल थ्योरी से हमारे पास में सबसे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट निकल कर आया और वो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो क्या है कि एवरी लिविंग बीइंग इज मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ, every living being is made up of cells and cell is structural and functional unit of life,
है ना। तो इस तरीके से हमारे पास में सेल थ्योरी के और भी पोस्टुलेट्स है और भी फैक्टर कंक्लूजन है, बट सेल थ्योरी से हमारे पास में सेल की एग्जैक्ट डेफिनेशन हमें क्या हुआ पता चली। तो जो 9th क्लास में हम लोगों ने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, या जब भी हमें सेल की डेफिनेशन लिखना होता है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि सेल इज व्हाट, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरीके से अभी हमने देखा यदि हम मॉडर्न बायोलॉजी की बात करें तो जो मॉडर्न बायोलॉजी की जो शुरुआत है वो डिस्कवरी ऑफ सेल से मानी जाती है। सो द डिस्कवरी ऑफ द सेल is by Robert Hooke in 1665 and the discovery of the living cell by Leeuwenhoek and the cell theory is proposed by the Sheridan and Schwann in 1835 and they coined a definition of cell, and that is what, that the every living being is a made up of the cell and cell is a structural and the functional unit of life। तो ये कुछ मॉडर्न बायोलॉजी की हिस्ट्री थी। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि तो अभी हम लोगों ने जो मॉडर्न बायोलॉजी है उस मॉडर्न बायोलॉजी के माइलस्टोन को हम लोगों ने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि जो श्रीडन एंड शॉन जो है उन्होंने जो सेल थ्योरी दी, तो सेल थ्योरी के बेसिस पर हमारे सामने जो सेल की जो डेफिनेशन आई है कि सेल क्या है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो यदि हम सेल की बात करें तो हम जानते हैं कि सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो इस आधार पर यदि हम लोग देखें तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अल्टीमेटली सेल से ही मिलकर बना हुआ होगा। अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म 2 टाइप्स के हो सकते हैं। यदि और इफ any organism is made up only of single cell, then we call it a single cell organism। यदि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, if it is made up of only a one cell only, then we call it a single cell organism, है ना। और इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल के तौर पर वी कैन राइट बैक्टीरिया एंड ईस्ट, है ना। वहीं पर यदि हम लोग बात करें तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मल्टीपल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, देन वी कैन कॉल इट अ मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म, है ना। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, एक से ज्यादा मोर देन वन सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हें हम लोग मल्टीपल सेल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और इसके जो एग्जांपल के तौर पे वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ द प्लांट्स, वी ह्यूमन, ओके। So in such way we can write that the living organism, as per the definition, the cell is a structural and the functional unit of life. That means to say that the each and every living organism is made up of the cell, okay. On the basis of the number of cell, organism can be classified as a single cell organism and the multiple cell organism, है ना। अब जो सेल है, इस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी की यदि हम लोग बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी यानी स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें, है ना, तो यदि स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करते हैं तो सेल कैन बी डिवाइड इनटू 2 टाइप। जो सेल है it could be of 2 type cell. The one we call it a prokaryotic cell, prokaryotic cell, and second is a eukaryotic cell, eukaryotic cell। तो यहां पर जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो हम लोग अभी 9th के पार्ट को टच कर रहे हैं। हम 9th के पार्ट को इसलिए टच कर रहे हैं क्योंकि ये चीज आपने हालांकि 9th में आपने पढ़ा है, पर यहां पर हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इट इज मेड अप ऑफ द सेल, बिकॉज एज पर द डेफिनेशन द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ।
living organism on the basis of the number of cell could be of two types: single cell organism like bacteria and yeast, multiple cell organism like plant and we human. On the basis of the structure and the complexity, the cell could be of two types: द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, है ना। और हम लोगों ने क्लास 9th में प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में हमने क्या पढ़ा है, हमने डिफरेंस पढ़ा है। तो इस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल टू टाइप से होती है। यदि हम प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल देखें तो द बैक्टीरिया इज अ एग्जांपल, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। एंड यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम कह सकते हैं ईस्ट, और जो हम ह्यूमन की जो सेल है, या जो प्लांट की जो सेल्स होती है, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स और दीज आर ऑफ यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेल्स के बारे में यहां पे पढ़ा। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस क्या है। अब यदि हम सेल को एज ए इंडिविजुअल यदि हम लोग ऑर्गेनिज्म यदि हम लोग बांटते हैं या मानते हैं, तो यदि हम सेल को एज ए इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म यदि हम लोग माने, तो वो सेल क्या क्या करती है या उस सेल की कौन कौन सी प्रोसेस होती है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अभी एक आउटलाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें क्लास 10th का जो हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, वो हमें क्या होगा, वो हमें समझ में आना चालू हो जाएगा। तो यदि हम सेल की बात करें, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल, है ना। हम सिंपल ड्रॉ कर रहे हैं, हम लोग ऑर्गन और उनकी नेमिंग अभी नहीं कर रहे हैं। सिंपल, दिस इज अ सेल, ओके। यदि सेल अपने नॉर्मल फंक्शन करना चाहती है, तो सर्टेनली इस सेल के कुछ फंक्शन होंगे। इस सेल का क्या होगा, कुछ फंक्शंस होंगे, यानी कैरेक्टर्स हो गए। यदि सेल अपने फंक्शन को नॉर्मली यदि करना चाहती है, तो देन व्हाट इट रिक्वायर्स एनर्जी। व्हाट डज इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर एनर्जी। और एनर्जी इसको कहां से मिलेगी, एनर्जी इसे मिलती है कहां से, फूड, ओके। और फूड मिंटू से न्यूट्रिशन, फूड मिंटू से न्यूट्रिशन, ओके। देन यदि ये सेल फंक्शन करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, सो फॉर ग्रोथ एंड द परफॉर्मिंग द अदर फंक्शन इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड, दैट मीन टू से द न्यूट्रिशन। सो वी कैन से दैट द न्यूट्रिशन इज अ वन लाइफ प्रोसेस, ठीक है। यदि इस सेल को फूड यदि मिल जाता है, तो ये फूड क्या होगा, इस सेल के अंदर पहुंचेगा, और अंदर पहुंचने के बाद में सेल इस फूड को एसिमिलेट करेगी, यानी यूज करेगी। यूज करने से जो एनर्जी इसे मिलेगी, उसको ये अपने किसी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज करेगी। लेकिन यहां पर फूड के यूज करने से जो एनर्जी मिली, उसको तो किसी फंक्शन में यूज कर लिया, लेकिन यहां पर ऐसे भी मटेरियल होगा जिस मटेरियल को सेल क्या करेगी, अपने बॉडी से बाहर निकालेगी। क्यों, क्योंकि दिस मटेरियल कुड बी अ वेस्ट मटेरियल, दिस कुड बी ऑफ व्हाट, वेस्ट मटेरियल। तो सेल ने जो फूड इनगल्फ किया था, उसको यूज करने के बाद में जो अनयूज्ड या वेस्ट मटेरियल है, उसे सेल क्या करेगी, बॉडी से बाहर निकालेगी। यानी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, है ना। सो वी कैन से दैट द सेल परफॉर्म नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, दैट इज वी कॉल इट अ एक्सक्रीशन, ओके। इसके बाद में यदि हम यहां पर देखें, तो यदि इस सेल ने यहां पर फूड को इनगल्फ किया है, तो हो सकता है कि ये जो फूड है ये क्या होगा,
डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में क्या होगा, ट्रांसफर होगा, सेल के अंदर वन प्लेस से अनदर प्लेस पर मूव करेगा विद द हेल्प ऑफ द लिक्विड, विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनेल्स, जो कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये जो फूड पार्टिकल है ये इसी सेल के अंदर वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहा है, और वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम जानते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट वी कॉल इट, अ ट्रांसपोर्टेशन, वी कॉल इट अ ट्रांसपोर्टेशन। ओके, अब इसके बाद में ये जो सेल है इसने फूड को इनगल्फ करके एनर्जी ऑब्टेन की, जो वेस्ट मटेरियल था उसे बॉडी से बाहर निकाल के एक्सक्रीशन परफॉर्म किया, फूड पार्टिकल को वन प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन जो मैकेनिज्म है उसकी हेल्प ली गई। इसके बाद में एक समय ऐसा आएगा कि जो जब सेल जो है जब ये फुली ग्रोथ या फुली मैच्योर हो जाएगी, देन what does it try to do, it try to make its another copy, है ना। ये सेल क्या करेगी, ये अपने जैसी दूसरी सेल्स को प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी। तो ये क्या होगा कि ये सेल यहां पर डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू, अलग अलग सेल, अलग अलग टाइप की सेल्स, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग टाइप्स के मैकेनिज्म को परफॉर्म करके अपने नंबर्स को क्या करते हैं, नंबर्स को इंक्रीज करते हैं, और अपने जैसे सिमिलर ऑर्गेनिज्म, सिमिलर सेल को प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन, that is what we call it a reproduction। तो इस तरीके से इस सेल ने अपने जैसे दो न्यू सेल्स, न्यू डॉटर सेल्स बना ली है। दिस इज द मदर सेल एंड इट हैज प्रोड्यूस्ड टू डॉटर सेल्स, है ना। और जो टू डॉटर सेल्स होगी इट वुड बी इंटायरली आइडेंटिकल टू इट्स मदर सेल। तो अपने जैसी डॉटर सेल या आइडेंटिकल सेल्स बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो यहां पर एक चीज हमें समझ में आने लग गई है कि जो सेल है सर्टेनली इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। टू मेक स्ट्रक्चर और टू परफॉर्म फंक्शन, or while maintaining the structure and the performing the function, certain processes takes place simultaneously. So these certain processes can be called life processes, and the life processes may include what? The life processes may include nutrition, the life processes may include excretion, the life processes may include transportation, life processes may include reproductions। ओके, तो इस तरीके से न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिप्रोडक्शन एंड रेस्पिरेशन, है ना। हम यहां पे एक चीज इंक्लूड करना भूल, दैट इज अ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ओके। सो These processes are called the life processes। तो यहां पे एक चीज आपको अब समझ में आना चालू हुई होगी कि जो लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या चालू करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो लाइफ प्रोसेसेस में हमें न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस में हमें ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस में हमें रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, लाइफ प्रोसेसेस में हमें रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस हमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मल्टीपल सेल ऑर्गेनिज्म या प्लांट और एनिमल्स के लिए भी हमें इंडिविजुअली स्टडी करना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो सेल है दैट इज अ वेरी पर्टिकुलर, ईच एंड एवरी स्पेसिफिक सेल परफॉर्म्स ईच एंड एवरी स्पेसिफिक फंक्शन, है ना। दिस फंक्शन मे बी आइडेंटिकल और मे बी इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर काइंड ऑफ द सेल्स, है ना। तो इस तरीके से प्लांट के सेल का स्ट्रक्चर और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा है, जो कि क्या होता है इंटायरली, मतलब देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस आर देयर। तो ड्यू टू दोस डिफरेंसेस द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन ऑफ द सेल्स डिफर्स। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि जो सेल है वो
न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन और रेस्पिरेशन जैसी इंपॉर्टेंट प्रोसेस परफॉर्म करती है, और इन्हीं इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस को ही हम लोग लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। तो आइए अब हम लोग आते हैं हमारा 10th का जो हमारा मेन जो चैप्टर है, द चैप्टर नंबर 6, दैट इज द लाइफ प्रोसेसेस। अब हम उसे पढ़ना चालू करें।